और एंशियंट हिस्ट्री का यह पहला पार्ट है। यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री जो है 2500 बीसी से लेकर 1950 एडी तक है। इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हम लोग के सिलेबस में प्राचीन इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और मध्यकालीन के बाद आएगा मॉडर्न। तो प्राचीन इतिहास जो है वो 2500 बीसी से लेकर 800 एडी तक हुआ। मध्यकालीन जो है वो 800 से 1707 एडी और मॉडर्न जो है आधुनिक 1707 से लेके 1950 एडी तक है। और पता होगा बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, यानी बीसी जो कहते हैं वो ईसा मसीह के जन्म के पहले को कहते हैं। एडी जिसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिन, वो उनके जन्म के बाद को कहते हैं। अभी जो नया अपनाया हुआ तरीका है उसमें बीसी को बीसीई लिखते हैं और एडी को सीई लिखते हैं। यहाँ पे सीई का फुल फॉर्म हुआ कॉमन एरा। एंशियंट हिस्ट्री देखते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। जो सोर्स है उसके बारे में बात होगा, जो स्रोत है। दूसरा में प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक का मतलब प्री हिस्टोरिकल पीरियड हुआ। एरोडोटस जो है उनको फादर कहा जाता है हिस्ट्री का, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि एक बुक उन्होंने लिखा, उसमें एक सीरियल तरीके से लिखा। उसी तरीके को देख कर सबको लगा अरे भाई ये इन्होंने क्या लिख दिया है। इसके चलते इनको सिसरो ने पिता कहा हिस्ट्री का, और इनको उसी समय से हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर बुलाया जाने लगा। इन्होंने जो बुक लिखा हिस्टोरिका, इसको मतलब कि इतिहास का ऐसे जनरल में पहला बुक कहा जाता है इतिहास का, मतलब कि इतिहास को कहा जाता है कि ये पहला बुक, इसलिए हिस्टोरिका को जो है वो पहला बुक कहा जाता है हिस्ट्री के हिसाब से। इतिहास को हम लोग बांटेंगे 3 हिस्सा में। प्रागैतिहासिक काल जिसको प्री हिस्टोरिकल कहेंगे, आदि ऐतिहासिक काल जिसको केवल प्रोटो कहेंगे, और फिर होता है ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक जो प्री हिस्टोरिकल होता है वो ऐसा होता है इसमें लेखन का कला भी नहीं था और लिखित साक्ष्य भी आज तक नहीं मिला है। इसको जनरली हम लोग पाषाण युग में पढ़ते हैं। और आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरी ऐसा है जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे हड़प्पा काल, वैदिक काल, कुछ लोग कहते हैं कि हम पढ़ लिए हैं लेकिन जब उनको प्रूफ करने के लिए कहा जाता है तो वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक। इसका लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी जा सकता है, और ये 600 बीसी से है। इसको जनरली महात्मा बुद्ध के टाइम से माना जाता है। और इसके अंदर के सिलेबस को देखें हम तो सबसे पहले आएगा हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद हो गया बुद्ध और जैन लोगों का, बुद्ध और जैन भगवान का। उसके बाद महाजनपद आ गया, महाजन के बाद मगध महाजनपद आ गया। उसके बाद प्राक मौर्य काल में विदेशी आ गया। प्राक मौर्य, प्राक मतलब होता है प्री, और उत्तर, किसी में उत्तर लगा हुआ उसका मतलब हुआ पोस्ट। तो प्राक के मौर्य काल में विदेशी आक्रमण, उसके बाद आ गया मौर्य काल, उसके बाद आ गया मौर्योत्तर काल मतलब उसके बाद के टाइम। उसके बाद आया गुप्ता, उसके बाद गुप्तोत्तर, गुप्त यहाँ पे उत्तर का मतलब हुआ उसके बाद का। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जनरली जो विंध्याचल रेंज था, विंध्याचल जो पर्वत था वो एक तरीके से एक, और जो इक्वेटर रेंज है वो ऊपर के हिस्सा और नीचे के हिस्से में बांटता था। तो उस हिसाब से अलग अलग वहाँ पे भी डायनेस्टी हुआ। तो उस हिसाब से उसमें पढ़ते समय देख लेंगे, लेकिन जनरली अभी उसमें हम लोग पढ़ना है संगम, पल्लव, चोल, सातवाहन, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, और फिर शंकराचार्य के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। इसके बाद देखा जाएगा कला संस्कृति के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को कहा जाता है कि मतलब इसी के हिंदू का जो जनरली धर्म था, जो ग्रंथ था, उसी का इसमें लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले एक आया था, एग्जाम में भी आया था, इसको करेक्ट ऑर्डर में सजाने के तहत सबसे पहले आता है वेद, वेद के बाद आएगा ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद। अब प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत का हम चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें 3 सोर्स होगा। स्रोत जो है 3 होगा। साहित्यिक मतलब किसी का जनरली लिखा हुआ, विदेशी यात्रा जो विदेश से घूमने आए थे उनके द्वारा लिखा हुआ है, पुरातात्विक यानी कि जो खुदाई वगैरह है पता चला। और साहित्यिक का बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा धार्मिक। धार्मिक में जैसे कि वेद, वेद सबसे पुराना हो गया, सबसे प्राचीनतम हुआ वेद। मान्यता है कि इसकी रचना भगवान किए हैं, इसीलिए इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है। संस्कृत को देवता की भाषा इसलिए कहा जाता है कि मतलब कि जो वेद जो है ओरिजिनली संस्कृत में ही लिखा हुआ है। वेद का मतलब हुआ पवित्र ज्ञान या फिर जानना। जैसे कि ऋग वेद इसमें से सबसे पुराना हुआ, 1500 से 1000 बीसी के बीच में। सप्त सिंधु, जैसे कि एक सिंधु नदी बहता है उसमें से सतलज वगैरह सब ट्रिब्यूटरी है उधर जम्मू कश्मीर साइड में, तो उधर साइड में ही इसको सबसे पहले लिखा गया था, इसलिए इसको सप्त सिंधु क्षेत्र में लिखा गया था। इसको सबसे पुराना भी कहते हैं। उसके बाद आता है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, तीनों को लिखा गया था 1000 से 600 बीसी में। इसको लिखा गया था गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जैसे कि यूपी साइड हो गया, उधर उत्तराखंड से निकलता है गंगा और यमुना, और यूपी में प्रयागराज में आके मिलता है। तो जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। तो उसी रीजन में इसको लिखा गया था, ये तीनों को।
उसके बाद आगे देखते हैं ऋग मंडल के बारे में। ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 28 सूत्र है, 11,000 ऋचाएँ हैं। पहला मंत्र जो है वो अग्नि देवता को समर्पित है। अग्नि देवता के बारे में इसमें 200 बार चर्चा है। इस टाइप हो गया 200 बार चर्चा है। भवन चक्षु जाति वेदस सातजिह्वा शब्द का प्रयोग किया गया है। अग्नि देवता के लिए भवन चक्षु जाति वेदस सातजिह्वा शब्द का प्रयोग किया गया। और 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक जो है मंडल वो सबसे पुराना है। इसकी रचना एक ही गोत्र के ऋषि ने किया है, इसलिए इसे गोत्र मंडल कहते हैं। और 1 नंबर और 10वां मंडल जो है उसको आधुनिक मंडल भी कहते हैं। तो हम लोग ऋग्वेद में देख लिए। अब सामवेद में देखते हैं कि 1990 गो मंत्र है। अथर्ववेद में देखते हैं कि 1875 गो मंत्र है। और यजुर्वेद में 20 अध्याय है, 731 सूत्र है और 731 इसमें हो जाएगा सूत्र हो जाएगा और 6000 जो है वो यहाँ पे ऋचाएँ हो जाएगा। इसको आप देखते हैं, फिर आगे बताते हैं, ओरिजिनली चेक करके बताएं क्या होता है। और तीसरा जैसे ऋग्वेद में के बारे में और भी जानते हैं, तो उसमें तीसरा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र का जिक्र है। और जो चौथा है उसमें कृषि का है, 7वां में विष्णु, 9वां में सोम या फिर वनस्पति, 10वां में चातुर्वर्ण समाज या फिर ब्रह्मा जी का जिक्र है। मतलब कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जो दिमाग थे या फिर वाणी थे उसको वो जाति कहा गया, ब्राह्मण जाति कहा गया। जो हाथ थे उसको क्षत्रिय, जो जांग से निकले वो थे वैसे, और जो काम वाम करते हैं शूद्र हुए, जो शूद्र जो पैर से निकले इनका मतलब था शूद्र का मतलब ये ऊपर के तीनों का ख्याल रखेंगे। ठीक है, हो गया। या फिर अब हम लोग का होमवर्क है लूसेंट के बुक से चैप्टर नंबर 46 जनरली 440 नंबर पेज में दिया हुआ है साहित्य और रचनाकार का। सिर्फ टॉप 20 को याद करना है। चलिए उसको भी आपको दिखाते हैं हम कैसे याद किए। यहाँ पे हम उसको ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे मेन राइटर हैं और उनके लेखक हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे 1 नंबर पर आते हैं विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ये जनरली याद होता है। रसखान प्रेम वाटिका, तो इसको हमने ट्रिक से याद किया, प्रेम रस। शूद्रक मृच कटिकम, शूद्रक मृच कटिकम। वात्स्यायन कामसूत्र यानी काम वासना, वात्स्यायन कामसूत्र यानी काम वासना से याद कर सकते हैं। जीमूत वाहन दाएं भाग यानी दाएं मूत, मैं अपना तरीका रखता हूँ याद करने का, दाएं मूत यानी जीमूत वाहन दाएं मूत। प्लिनी का हो गया नेचुरल हिस्ट्री। दंडी यानी कि 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी। दंडी 10 से हो गया 10 कुमार चरितम, अंडी सुंदरी, तो अवंती सुंदरी हो गया। अश्वघोष बुद्ध चरितम। वान भट्ट कादम्बरी। अमर सिंह अमरकोश। फिरदौसी शाहनामा। सूरदास का जो भी लिखा हुआ है वो स से स्टार्ट हो रहा है। साहित्य लहरी और सूरसागर, सूरदास का साहित्य लहरी और सूरसागर। गुलबदन बेगम का हो गया हुमायूं नामा। भृतहरि का एक तरीके से याद कर सकते हैं, सब जिसमें शतक लगा हुआ है सब भृतहरि का हो गया। नीति, श्रृंगार और वैरण्य शतक। नीरज चंद्र चौधरी, इनका हो गया हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, कल्चर इन द वैनिटी बैग। हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, कल्चर इन द वैनिटी बैग। उसके बाद तो 20 को ही याद करना था, इसलिए हम यहाँ तक कलहन राजतरंगिणी तक याद। विशाख दत्त और मुद्रा राक्षस, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि दत्त राक्षस को भगाना होगा तो आपका जनरली ऐसे ही स्लैंग में यूज करते हैं दत्त राक्षस, तो दत्त राक्षस, विशाखा दत्त राक्षस। पनिनी अष्टाध्यायी याद। वेद व्यास भगवत गीता महाभारत। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, विज्ञान को ही माता कहते हैं और ये जनरली अक्षर में पढ़ाया था, इसलिए विज्ञान को जो माता प्लस अक्षर लिखे हैं, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। अब कलहन हो गया राजतरंगिणी, यानी कि जहाँ रंगीन चीज़ के बारे में फंसोगे वहाँ कलह तो होगा ही, तो कलहन हो गया राजतरंगिणी। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।